अब मत करो समय बर्बाद, ना मिलेगा ये मौका बार बार। ज्वाइन करो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस बार। अगर करते हो कोडिंग से प्यार तो सीखो एंगुलर जावा पाइथन इस बार। होगा आपका सपना साकार, ज्वाइन करो वेब इंस्टीट्यूट इस बार। हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 6 है। प्रीवियस वीडियो में आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। क्या होता है कंस्ट्रक्टर? एक ऐसा फंक्शन जो क्लास के अंदर क्लास के नाम से ही बना हो, वैसे फंक्शन को कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। जैसे यहाँ मैंने वेब के नाम से क्लास बनाया, अगर इसके अंदर मैं वेब के नाम से ही फंक्शन बना दूँ तो इस फंक्शन को कहा जाएगा कंस्ट्रक्टर। टेस्टिंग पर्पस के लिए सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और इसके अंदर राइट कर दीजिए हेलो वेब, टर्मिनेट कीजिए। एक और फंक्शन को बनाइए, मैंने डेमो के नाम से फंक्शन प्रिपेयर किया। तो दिखने में दोनों एक जैसा फंक्शन है, नाम अलग है, वेब और डेमो। क्या अंतर होगा दोनों में? कंस्ट्रक्टर कॉल करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे इस क्लास के अंदर के पूरे कोड को एक्सेस करना है हमें, तो एक्सेस करने के लिए पहले क्लास की सहायता से ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट प्रिपेयर होगा ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, लेकिन ये डेमो ऑटोमेटिक कॉल नहीं होगा। जो डेमो है उसे आपको ऑब्जेक्ट की सहायता से ऐसे कॉल करना होगा। तो ये अंतर होता है किसी ऑर्डिनरी फंक्शन में और कंस्ट्रक्टर में। डेमो के अंदर भी सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और ऐसे राइट कर दीजिए आई एम डेमो। रन करने से पहले इसको टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि ये पहला फंक्शन था, सेमीकोलन से सेपरेट होगा तभी अगले फंक्शन की कोडिंग करेंगे। अगर आप रन करोगे तो देखिए एरर आएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट रूप से फंक्शंस आपका पब्लिक नहीं है, इसीलिए आप ऑब्जेक्ट की सहायता से उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। एक्सेस करना है तो उसके पहले पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर पाओगे और अनदर किसी फंक्शन को भी कॉल कर पाओगे। और हाँ, इसके नीचे अगर आप प्रॉपर्टीज़ बनाते हो तो वो भी आप कॉल कर पाओगे ऑब्जेक्ट की सहायता से, क्योंकि आपने ऊपर में पब्लिक को डिक्लेयर कर दिया। रन कीजिए, देखिए रिजल्ट आया। ओके, कंस्ट्रक्टर और डेमो फंक्शन का। तो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अभी आपको समझना है कि कॉल बाय कंस्ट्रक्टर का मतलब होता क्या है। अगर कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त आप कोई वैल्यू को सेंड करते हो कंस्ट्रक्टर की बॉडी में तो कहा जाता है कॉल बाय कंस्ट्रक्टर। जैसे ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, मैं चाहता हूँ कि इसे कॉल करते वक्त मैं इसके अंदर कोई डेटा भेजूँ, तो कंस्ट्रक्टर तो हमने कॉल किया ही नहीं। क्या हमने ऐसे राइट किया ऑब्जेक्ट डॉट वेब? नहीं। अगर ऐसे हमने राइट नहीं किया तो फिर कॉल करते वक्त कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा भेजेंगे कैसे? कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब आप ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे ऐसे। तो आप ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करते ही इस प्रकार से डेटा भेज सकते हो। तो प्रिपेयर करते ही अगर आपने कोई डेटा ऐसे भेजा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कंस्ट्रक्टर के पैरेंथेसिस में यहाँ पे रिसीव होगा। अब इसे प्राप्त करने के लिए वेरिएबल क्रिएट कीजिए। मैंने इंट की सहायता से एक्स वेरिएबल को डिक्लेयर किया, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर में इंटीजर नंबर भेज रहे हो तो रिसीव करने के लिए इंटीजर चाहिए यहाँ पे। अब आप एक्स को चाहो तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कॉल बाय कंस्ट्रक्टर का। मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त अगर आपने कोई डेटा सेंड किया कंस्ट्रक्टर की बॉडी में तो उसे कहा जाएगा कॉल बाय कंस्ट्रक्टर। जरा रन कीजिए, देखिए जो डेटा मैंने पास किया था वो यहाँ पे आया। मल्टीपल डेटा को भी पास किया जा सकता है, जैसे आपने ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करते वक्त तो 1 2 3 यानी कि इंटीजर को पास किया। अगर मैं यहाँ पे कोई डिसिमल वाला नंबर पास कर दूँ इस तरह से, तो इसे रिसीव करने के लिए आप ये जो वेब वाला कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर अगला पैरामीटर डिफाइन करेंगे। ये भी वेरिएबल होगा, लेकिन फ्लोट की सहायता से मैंने डिफाइन कर दिया y, क्योंकि आप यहाँ से डिसिमल नंबर भेज रहे हो तो फ्लोट में ही रिसीव होगा। आप चाहो तो इसे भी प्रिंट कर सकते हो इस तरह से। तो एक एक करके प्रिंट कीजिए। पहले मैंने x को प्रिंट किया, फिर इसके बाद मैं y को प्रिंट करता हूँ। लाइन अगर ब्रेक करना है y प्रिंट करने से ठीक पहले तो हम यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे और \n ऐसे डिफाइन कर देंगे। टेस्टिंग कीजिए, देखिए दोनों डेटा प्रिंट हुआ। कंस्ट्रक्टर के अलावा अगर कोई और फंक्शन होता
तो उसमें कैसे डेटा भेजते। फंक्शन के अंदर डेटा भेजने तो आपको आता होगा, सी लैंग्वेज में आपने कई बार पढ़ा था। ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सहायता से फंक्शन कॉल करेंगे डेमो, और फिर जो डेटा हम भेजना चाहते हैं वो डेटा यहाँ से हम इस तरह से भेजेंगे। तो डेमो कॉल करते वक्त मैंने 560 भेजा, कहाँ रिसीव होगा, जो डेमो है यानी कि डेमो फंक्शन, इसके पैरेंथेसिस में कोई वेरिएबल डिक्लेयर कीजिए। जैसे मैंने x के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और x को प्रिंट कीजिए यहाँ पे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कॉल बाय फंक्शन का, और ये एक एग्जाम्पल हो गया कॉल बाय कंस्ट्रक्टर का। तो फंक्शन कॉल करते वक्त अगर आप डेटा भेजोगे तो कहलाएगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय फंक्शन, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। कंस्ट्रक्टर कॉल करते वक्त अगर आपने डेटा भेजा तो इसे कहा जाएगा कॉल बाय कंस्ट्रक्टर। अब सारे कोड को यहाँ से रिमूव कीजिए ज़रा, एक से ज़्यादा क्लास बनाकर उन पे काम करना सीखिए। मैंने वेब के नाम से क्लास बनाया था, पहला क्लास बनाता हूँ इनपुट के नाम से। ये एक ऐसा क्लास हम बनाएंगे जो यूजर से सिर्फ इनपुट लेगा। तो मैंने पब्लिक डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए यहाँ पे x के नाम से, अगला प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए y के नाम से, फिर एक और प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दीजिए z के नाम से। मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करने के लिए क्लास के अंदर इनपुट के नाम से ही फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर को मैसेज दीजिए सी आउट की सहायता से। मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया एंटर अ नंबर, \n का इस्तेमाल कीजिए। जब यूजर नंबर इनपुट करेगा तो उसे हमें x में रखना है, तो इनपुट किया गया डेटा x में रखने के लिए cin का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से x में रखेंगे। फिर इसके बाद अगला मैसेज दे दीजिए यूजर को एंटर सेकेंड नंबर, यहाँ चेंज कर दीजिए। यहाँ मैंने राइट कर दिया था एंटर अ नंबर, यहाँ राइट कर दीजिए फर्स्ट नंबर। तो पहला नंबर x में जाएगा और फिर अगला नंबर जो टाइप किया जाएगा उसे हम यहाँ से y में रख देंगे। तो ज़रा याद कीजिए, इसे कहा जाता है इंसर्शन ऑपरेटर और इसे कहा जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। दोनों डेटा हमें मिल जाएगा यूजर का x और y में। एडिशन कीजिए दोनों डेटा का, डिफाइन कर दीजिए z असाइन x प्लस वाई, यानी कि एडिशन होकर z में जाएगा। अगर आप यहीं पे इसके बाद सी आउट दे दोगे तो रिजल्ट तो आपको यही क्लास दे देगा जो इनपुट क्लास है वो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिजल्ट ये क्लास मुझे नहीं दे, रिजल्ट कोई और क्लास दे। ये कैसे होगा यही आपको समझना है यहाँ पे। तो किसी और क्लास को डिक्लेयर कीजिए। जो क्लास मुझे डिक्लेयर करना है वो क्लास यहाँ पे इनपुट के अंदर एक्सेस होगा, इसीलिए उस क्लास का डिक्लेरेशन इनपुट से पहले होना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर आप कोई क्लास इनपुट के बाद बनाते हो ऐसे जैसे मैंने आउटपुट के नाम से क्लास बनाया, तो ये जो क्लास होगा आउटपुट, ये आप इनपुट के अंदर एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि ये क्लास इनपुट के बाद बना है। अगर कोई क्लास इनपुट के अंदर एक्सेस करना है तो उस क्लास को हम इनपुट के पहले बनाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट क्लास को बनाया। अब इस आउटपुट क्लास का इस्तेमाल आप इसके बाद बने हुए किसी भी क्लास में कर सकते हो। इसके अंदर पब्लिक को डिक्लेयर कीजिए ताकि हम इसके फंक्शंस को एक्सेस कर सके। तो मैं कोई दूसरा फंक्शन नहीं बनाऊंगा, मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर ही बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्लास के अंदर क्लास के नाम से ही फंक्शन बनाएंगे। इसी कंस्ट्रक्टर में वो रिजल्ट आपको भेजना है जो इनपुट ने प्रोड्यूस किया। तो इनपुट ने z में रिजल्ट प्रोड्यूस करके आपको दिया। आप चाहो तो इसके बाद आउटपुट की सहायता से यानी कि आउटपुट क्लास की सहायता से कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे माई आउटपुट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही बनाएंगे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कॉल होते ही आप z को भेजो यहाँ से। तो z यहाँ था, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे और z को भेजेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो z होगा वो आउटपुट वाले कंस्ट्रक्टर में रिसीव होगा। आप इंट की सहायता से उसे रिसीव करो। z में इंटीजर होगा, इसीलिए मैंने आउटपुट वाले कंस्ट्रक्टर में z के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया। आप सी आउट का इस्तेमाल कीजिए और कोई स्ट्रिंग राइट कीजिए। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया योर आंसर इज। इसके बाद मुझे z का वैल्यू प्रिंट करना है, तो इससे पहले मैं इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि देखिए यहाँ स्ट्रिंग था आपका, स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो पहले इंसर्शन ऑपरेटर ज़रूर देंगे। अगर आप रन करोगे तो ना इनपुट का कोड एग्जीक्यूट करेगा ना ही आउटपुट का, क्योंकि
ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर किसी ना किसी का तो ऑब्जेक्ट आपको बनाना होगा। तो यूजर से इनपुट लेने का काम कौन करेगा? इनपुट क्लास। तो ऑब्जेक्ट बनाने का काम भी हम इनपुट क्लास के लिए ही करेंगे। तो इनपुट क्लास की सहायता से माई इनपुट के नाम से एक ऑब्जेक्ट को आप मेन फंक्शन के अंदर प्रिपेयर कर दो। कोडिंग कंप्लीट हो गई। समझिए काम कैसे करेगा। जब भी कंपाइल होता है सी लैंग्वेज का कोड तो मेन फंक्शन पहले ढूंढा जाता है। तो जैसे ही मेन फंक्शन आपका कंपाइल होगा माई इनपुट ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा इनपुट क्लास की सहायता से ऑटोमेटिक इनपुट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर एडिशन करके जेड में रखेगा और फिर ये जेड आपके आउटपुट के कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा और फिर जो आउटपुट वाला कंस्ट्रक्टर है वो सी आउट की सहायता से आपके जेड को प्रिंट कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस था इस कोड को एग्जीक्यूट करवाने का। जो आपने पढ़ा उसी के पैटर्न पे था। आप 2-3 बार देखोगे तो ही समझ में आएगा आपको। देखिए आया एंटर फर्स्ट नंबर। ये स्टेटमेंट किसने दिया आपको? इनपुट क्लास ने। मैंने फर्स्ट नंबर राइट किया फिर सेकंड नंबर। देखिए रिजल्ट आया। ये रिजल्ट वाला स्टेटमेंट किसने दिया आपको? आउटपुट क्लास ने। वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और वैप इंस्टीट्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि आप हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस के बारे में सारी जानकारी को प्राप्त कर सको। इस कोर्स में आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक बड़ा डेवलपर बनने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता है सब कुछ आप इस कोर्स में पढ़ते हो। और अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए और wapinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।